So, hello everyone. Myself Dr. S.K. यादव फ्रॉम मानस स्टडी देहरादून। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे आज हमारा टॉपिक जो होगा क्लास 11 का पहला चैप्टर का पहला पार्ट, द लिविंग वर्ड पार्ट 1। तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे सबसे पहले तो जो हमारे पास में लिविंग वर्ड टर्म यूज की गई है वो क्यों यूज की गई है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं जिसकी वजह से कोई भी एंटिटी लिविंग होती है और कोई एंटिटी हमारी नॉन लिविंग हो जाती है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे जो हमारे पास में लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर लिविंग एंटिटीज होती हैं उनके फीचर्स क्या होते हैं जिनके बिहाफ पर हम उनको कहेंगे कि हाँ ये लिविंग है। ठीक है, और दूसरों से कंपैरिजन करते होंगे, बोलेंगे कि हाँ अगर ये लिविंग है तो ये एंटिटी हमारी नॉन लिविंग है। तो उन्हीं कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पर कुछ चीजों को भी देखेंगे, वो क्या है देखिए। तो हमारा जो यहाँ पर चलने वाला है, क्या क्या चीजों को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे उन पे ध्यान दे देते हैं। सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे व्हाट इज लाइफ, कि लाइफ एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, फिर हम लोग समझेंगे व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कैसा होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। फिर हम समझेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम लिविंग क्यों बता रहे हैं, या फिर किसी भी एंटिटी को अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जाए तो किस बिहाफ पे कहा जाए, उन चीजों को हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो किस किस चीज को देखेंगे हम लोग डियर यहाँ पे, ग्रोथ देखेंगे, मेटाबॉलिज्म देखेंगे, रिप्रोडक्शन देखेंगे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे और लास्ट कॉन्शियसनेस देखेंगे। अब ये जो हमारे पास में पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये एनसीईआरटी बेस्ड पॉइंट है। अब इसमें हमें यह बताना है कि ये जो 5 कैरेक्टर्स लिखे हैं इन पे भी आपके क्वेश्चंस कई बार बन के आ जाते हैं कि इनमें से कौन सा कैरेक्टर डिफाइनिंग है, कौन सा इनडिफाइनिंग आपका कैरेक्टर है। तो जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, जो नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, हम उसको भी यहां पर देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर शुरुआत करते हैं व्हाट इज लाइफ। तो अगर आप अपने एनवायरमेंट में देखोगे आपके चारों ओर बहुत सारे प्लांट मिलेंगे, एनिमल्स मिलेंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो आपके आसपास में रखे होंगे। लेकिन क्या सभी ऑब्जेक्ट्स आपके लिविंग है? क्या पता है कि नहीं है। क्या सभी ऑब्जेक्ट हमारे नॉन लिविंग है? कह नहीं सकते। तो उनमें से जो ऑब्जेक्ट लिविंग होगा उसके अंदर क्या पाई जाएगी? लाइफ। और अगर वो लिविंग से नॉन लिविंग बना है तो मतलब उसमें पहले लाइफ एग्जिस्ट करती थी। तो एक्चुअल में जो लाइफ है वो कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, तो लाइफ को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो देखिए लाइफ क्या होती है। लाइफ इज अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट एक्सप्रेस itself through chemical reaction which lead to growth, development, responsiveness, adaptation and reproduction। तो हमारे पास लाइफ क्या है, तो लाइफ बेसिकली आपके अंदर एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसे कह सकते हैं एक ऐसी एनर्जेटिक फॉर्म है जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस चलती हैं। और ये सभी बायोकेमिकल रिएक्शन जब चलती हैं तो आपकी बॉडी के अंदर ये बहुत सारी एक्टिविटी को एक्टिवेट कर देती हैं, बहुत सारी प्रोसेसेस को एक्टिवेट कर देती हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर अगर लाइफ प्रेजेंट है तो हमें ग्रोथ भी देखने को मिलेगी, डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगा, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई भी देखने को मिलेगा। मान लीजिए कि मेरे पास किसी चीज से पिंच हुआ है तो जिस चीज से मेरे को पिंच हुआ है मैं उससे हाथ पीछे खींच लूंगा। अगर हाथ जल रहा है तो मेरे अंदर एक चीज बैठ जाएगी, हाँ भाई मुझे दर्द महसूस हो रहा है, मुझे आग से दूर रहना है। तो दिस इज कॉल्ड द रेस्पॉन्सिवनेस। तो हमारे अंदर रिस्पॉन्सिवनेस भी आएगी। इसके अलावा जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट को समझते हुए हम उस इन्वायरमेंट में अपने आप को ढालने का प्रयास करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं मैंने अभी जैकेट पहना हुआ है, क्यों पहना हुआ है? क्योंकि ठंडा एनवायरमेंट है। तो ये क्या है? एक प्रकार का एडाप्टेशन ही तो है जिसके अंदर मैंने अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज किया है। और ये तभी हो सकता है जब मैं ऐसे एक मीडियम को क्रिएट कर रहा हूं अपने अंदर जो चीजों को सेंस कर पाए। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसके अंदर रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन के बारे में हम कहें तो जो लिविंग है वो अपनी प्रोजेनी को भी बनाएगा। ठीक है, तो रिप्रोड्यूस भी करेगा। तो हमारे पास लाइफ का मतलब ही ये होता है कि एक ऐसी एंटिटी जिसके अंदर बहुत सारे टाइप की बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रही हैं, जिसकी वजह से उसमें ग्रोथ देखने को मिलती है, डेवलपमेंट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म के अंदर एडाप्टेशन देखने को मिलता है, रेस्पॉन्सिवनेस देखने को मिलती है और साथ ही साथ उसके अंदर रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर हम लोग देखते हैं। फिर आता है हमारे पास व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तो देखिए कोई भी एंटिटी लिविंग तभी मानी जाती है जब उसके अंदर एक ऐसी एबिलिटी आ जाए कि वो अपने आप को दोबारा से प्रोड्यूस करा सके या अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को दोबारा से बना सके। इसी को हम नाम देते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंटिटी।
साथ ही साथ वो एंटिटी जो कि हमारी जो है एनवायरमेंट के साथ में एक कोऑर्डिनेशन बनाती है, कोऑर्डिनेशन बनाते समय वो अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलाई रिस्पॉन्स भी करती है, वही एंटिटी हमारी कहलाती है लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बेसिकली एक तो अपने एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, साथ ही साथ इंटरेक्ट करने के साथ क्या करेंगे, वो एनवायरमेंट में जब इंटरेक्ट करेंगे तो अब जैसा ही उनको एक स्टिमुलाई मिलता है उसके बिहाफ पे वो उसको रिस्पॉन्ड भी करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास में जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं वो लंबे समय तक अगर धूप में रहेंगे तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, जब उनके एनवायरमेंट में हीट ज्यादा होने लगेगी तो वो शेल्टर में जाने लगेंगे, छांव में जाने लगेंगे। तो दिस इज कॉल्ड द रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ताकि वो अपने उस एनवायरमेंट के अंदर अपने लाइफ को सस्टेन कर सके। तो इस चीज के लिए वो अपनी वहां पे एक्टिवनेस दिखाएंगे। अब आगे हम बात करते हैं इसके अंदर कि जो हमारे पास में प्रॉपर्टीज होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की, वो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो यहां पे कुल मिला के हम 5 प्रॉपर्टीज को देखेंगे जिनके बिहाफ पर कोई भी एंटिटी लिविंग बनती है और इन्हीं के बिहाफ पर कोई भी एंटिटी नॉन लिविंग भी बनती है। तो एक एक करके सभी प्रॉपर्टीज को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है हमारी ग्रोथ। तो ग्रोथ को हिंदी में कहते हैं वृद्धि। तो बेसिकली जो ग्रोथ है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है। देखिए हमारे पास में मान लेते हैं कि किसी जगह पर एक ऐसा समझ के चलते हैं कि एक ऐसा सिस्टम है जहां पर जो एम्प्लॉयज हैं या फिर हम कह सकते हैं एक ऐसा स्थान है जहां पर एक पॉपुलेशन रह रही है किसी जीव की या किसी ऑर्गेनिज्म की, एक स्पीसीज की कोई पॉपुलेशन वहां पे एग्जिस्ट करती है, उसका हैबिटेट बना हुआ है। तो अगर उस पॉपुलेशन के इंडिविजुअल वहां पर धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे तो हम बताएंगे वहां पे ग्रोथ हो रही है पॉजिटिवली, और अगर वहां से इंडिविजुअल धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे तो हम बताते हैं ग्रोथ हो रही है नेगेटिवली। इसी तरह से जैसे उस सिस्टम के अंदर हमारे एम्प्लॉयज थे, जैसे उस इन्वायरमेंट के अंदर ऑर्गेनिज्म थे, उसी तरह से जो हमारे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर भी नंबर ऑफ सेल्स पाई जाती हैं। जब इन सेल्स का नंबर बढ़ता है तो उसी की वजह से जो साइज है ऑर्गेनिज्म का वो भी बढ़ेगा, साथ ही साथ जो मास है ऑर्गेनिज्म का वो भी बढ़ेगा। तो बेसिकली जो हमारे पास में हम नाम देते हैं व्हाट इज ग्रोथ। ग्रोथ को हम डिफाइन करते हैं कि इंक्रीज इन नंबर एंड मास ऑफ सेल्स बाय सेल डिवीजन। तो जब हमारे पास सेल्स का नंबर बढ़ेगा उसका एक ही मेथड होता है, दैट इज सेल डिवीजन। तो हम सेल डिवीजन करेंगे और उसके थ्रू सेल्स का नंबर को बढ़ा देंगे। अब आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा यहां पर कि हमारे पास में जो सेल्स होती हैं वो जब डिवाइड करती हैं तो किस तरह से डिवाइड करती हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चले कि हमारे पास में कोई सेल है और वो डिवाइड कर रही है, तो वो किस तरह से डिवाइड करेगी और कैसे अपनी जो है संख्या को बढ़ाएगी। तो उसके अंदर आप लोग देखते हैं ना डियर, मान लीजिए कि मेरे पास में एक सेल है। अब इस सेल का अगर मैं साइज कह देता हूं कि भाई ये जो सेल है मेरे पास ये 4 माइक्रोमीटर इसका डायामीटर साइज है, ठीक है। और साथ ही साथ मैं कह देता हूं कि ये जो सेल है जब ये डिवाइड करती है तो इसने 2 सेल बनाई। अब ये जो हर एक सेल है इसका भी डायामीटर कितना होगा, 4 माइक्रोमीटर इसका हो जाएगा, साथ ही साथ 4 माइक्रोमीटर डायामीटर इसका भी हो जाएगा। जब दोनों का डायामीटर 4 माइक्रोमीटर होगा तो इसकी वजह से ये जो क्यूमुलेटिव साइज हुआ ये इससे तो ज्यादा होगा, ठीक है, ये हमें इससे तो ज्यादा देखने को मिलेगा। ऑन एन एवरेज हमारे पास 8 माइक्रोमीटर साइज देखने को मिल जाएगा। तो जब हमने सेल की संख्या डबल कर दी है बाय सेल डिवीजन तो इसकी वजह से यहाँ पे साइज इंक्रीज हुआ। ऐसे ही आप सोचिए कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है और सेल्स वहां पे डिवाइड करती हैं। तो ये जो हमारे पास में कंडीशन होती है इसी को हम नाम देते हैं ग्रोथ। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझे कि हमारे पास में एक छोटा सा जाइगोट बना, आपने देखा कि भाई मेरे पास ये एक जाइगोट बना, इसको नाम दिया 2n जाइगोट। अब ये जो जाइगोट बना है इसी जाइगोट से मेरे पास पूरा का पूरा एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना। मान लीजिए कि हमारे पास ये टिंकू बन गया इस जाइगोट से। तो यहां से लेकर एक सिंगल सेल से लेकर यहां टिंकू तक पहुंचने का जो हमारे पास में कंडीशन आई है इसके अंदर हम सिंगल सेल से कहां पहुंचे, मल्टी सेलुलर लेवल पर बाय मींस ऑफ ग्रोथ। तो ये जो हमें देखने को मिला है दिस इज कॉल्ड ग्रोथ। और कैसे हुई है, सेल डिवीजन के थ्रू हुई है।
प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होती है अगर आप देखेंगे तो वो थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है। आप अपने आसपास के प्लांट देखिएगा, मान लीजिए कि मेरे पास में बगल में एक पेड़ लगा हुआ है पीपल का, अगर आप उसको देखेंगे तो भले से उसका बहुत सारा पोर्शन ऐसा होगा कि वो सड़ गया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे एक नई पत्ती बन रही होगी, कहीं ना कहीं वहां पे एक नई शाखा बन रही होगी। तो ये जो नई लीफ बन रही है, ये जो नई हमारे पास में ब्रांच बन रही है, इसके फॉर्मेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लांट को सेल डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो प्लांट हैं वो हमेशा अपने अंदर ब्रांचेस बनाते रहते हैं, जो प्लांट हैं वो हमेशा अपने अंदर नई नई लीव्स का फॉर्मेशन करते रहते हैं। थ्रू आउट द लाइफ ये प्रोसेस उनके अंदर चलती रहती है, और ऐसे में जो उनकी लाइफ है उसके अंदर जो ग्रोथ है वो किसी पर्टिकुलर साइज, किसी पर्टिकुलर पीरियड पे नहीं रुकेगी, वो कंटिन्यू चल जाएगी। इसीलिए हम प्लांट की जो ग्रोथ होती है उसको हम अनडिफाइंड ग्रोथ भी कहते हैं, और हम जो प्लांट की ग्रोथ होती है उसको हम, ठीक है, अनलिमिटेड ग्रोथ भी कहते हैं, अनडिफाइंड भी कहते हैं। वहीं दूसरी बात अगर हम करें एनिमल्स की केस में, तो एनिमल्स के केस के अंदर ये जो ग्रोथ होती है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक होती है, वो हमेशा नहीं चलती रहती, वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक होती है। आप देखेंगे एक बच्चा है आपके पास में, उसका जन्म हुआ, जन्म होने के बाद जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ेगी, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी, वैसे वैसे उस बच्चे का जो साइज है वो भी इंक्रीज होगा, जो मास है उसका वो भी इंक्रीज होगा, लेकिन एक सर्टेन एज तक और एक सर्टेन हाइट तक। जब वो एज अचीव हो जाएगी, जब वो हाइट अचीव हो जाएगी, जब वो मास अचीव हो जाएगा, मास तो हमारे अंदर जो खाने पीने पे भी निर्भर करता है, लेकिन अगर हम साइज की बात करें तो वो जो हाइट है उसके अंदर जब वो अचीव हो जाएगी तो उसके अंदर हाइट अब आगे नहीं बढ़ेगी, जो उसके अंदर एजिंग थी उस एजिंग के पश्चात जो उसके अंदर हाइट पे नहीं बढ़ेगी। तो उसने अपना एक वॉल्यूम एक्वायर कर लिया है, उसने अपना एक साइज एक्वायर कर लिया है, और वहां जाके ग्रोथ फिर उसमें देखने को नहीं मिलेगी, एंड दिस इज नोन एज डिफाइंड ग्रोथ। इसी को हम क्या कहते हैं, डिफाइंड ग्रोथ, ठीक है, या फिर लिमिटेड ग्रोथ। तो प्लांट के केस के अंदर अगर हम ग्रोथ की बात करें तो प्लांट में ग्रोथ हो जाती है अनलिमिटेड, ठीक है, और एनिमल्स के अंदर ग्रोथ जो हो जाती है वो हो जाती है लिमिटेड। तो दो तरह की ग्रोथ हमें देखने को मिली प्लांट के अंदर और एनिमल्स के अंदर। अब आगे हम बात करते हैं, तो बेसिकली ये जो पूरी प्रोसेस हमने बात की है, यहां पर होता क्या है, जब हमारे पास में सेल डिवीजन होगा, जब ग्रोथ होगी, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है उसका साइज इंक्रीज होगा, साथ ही साथ जो उसका मास है वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। इसलिए तो हम लोग बताते हैं, अब जो ग्रोथ होती है यहां पे कई बार ये देखने को मिल जाता है कि हमारे पास में एक कूड़े का ढेर है या हमारे पास में एक मकान बन रहा है, उसका साइज भी तो टाइम पीरियड के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है। वहां पे एक मिस्त्री आते हैं, वो चिनाई करते हैं, ईंटें लगाते हैं, उसके साइज को भी तो इंक्रीज करते हैं, तो साइज तो उसका भी इंक्रीज हो रहा है। जो पहाड़ है वो भी तो अपने साइज को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं, हिमालयन बेल्ट हमारी धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है। कहीं पे अगर कूड़े का ढेर पड़ा रहता है तो वहां पे भी तो कूड़े का ढेर बढ़ता चला जाता है, तो वो भी तो ग्रोथ हो रही है। तो क्या वो ग्रोथ वैसी ही है जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, तो नहीं, वैसी नहीं होती। अगर आप देखेंगे जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो ग्रोथ होती है वो अंदर से होती है, इनसाइड होती है। सेल्स अंदर से प्रेजेंट है, बाहर से लाके 10 सेल नहीं जोड़े, भैया मुझे 1 इंच साइज बड़ा करना है 10 सेल दे दो, ऐसा नहीं होता। हमारे पास जो साइज बड़ा होता है वो हमारी अपनी सेल्स की डिवीजन की वजह से होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें, वहां पे जो ग्रोथ होती है वो फ्रॉम दी आउटसाइड, उनमें बाहर से ग्रोथ होती है। तो ये जो इनसाइड ग्रोथ होती है इसको हम नाम देते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ। क्या कहलाएगा ये, इंट्रिंसिक ग्रोथ। वहीं ये जो आउटसाइड ग्रोथ हो रही है इसको हम डियर कहते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। ये जो ग्रोथ हो गई ये एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है। तो एक इंट्रिंसिक ग्रोथ और एक एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। तो ग्रोथ के अंदर दो चीजें हमने समझी, अनलिमिटेड ग्रोथ, लिमिटेड ग्रोथ, साथ ही हमने समझा इंट्रिंसिक ग्रोथ एंड एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। अब ग्रोथ के बाद डियर हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो क्या होता है, ग्रोथ के बाद आता है अगला मेथड रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन को अगर हम लोग समझे तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस हो जाती है डियर जिसके अंदर हमारे पास जो कोई एक ऑर्गेनिज्म है वो अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिज्म को बनाता है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, रिप्रोडक्शन कहलाती है। अब आपको याद होगा हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने एक कॉन्सेप्ट दिया था। रुडोल्फ विर्चो ने कहा था कि एवरी न्यू सेल
arises from pre-existing cell। रुडोल्फ विर्चो का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि omnis cellula e cellula, ये रुडोल्फ विर्चो ने कहा था। इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं आपके नीट एग्जाम के अंदर। तो omni cellula e cellula रुडोल्फ विर्चो ने कहा था, और कहा था कि एवरी न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब ये जो कंडीशन है जिसमें हमने बताया कि न्यू सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनेगी, ये रिप्रेजेंट करती है मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को। तो रिप्रोडक्शन वही प्रोसेस होती है जिसके अंदर प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज से नए ऑर्गेनिज की सिंथेसिस होती है, ये रिप्रोडक्शन कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे जो हमारे पास आम का पेड़ बनेगा वो पुराने आम के पेड़ से ही बनेगा, जो नया डॉग हमारे पास आएगा वो पुराने डॉग की वजह से ही आएगा। ऐसा नहीं है आप कहीं पे आपने एक एनवायरमेंट क्रिएट कर दिया, 10 दिन बाद जाकर देखोगे वहां डॉग मिल जाएंगे, वहां आपको प्लांट मिल जाएंगे, नहीं। वहां तब तक नया प्लांट नहीं आएगा जब तक कि पुराने प्लांट से कोई पार्ट ना लेके आओ आप, ठीक है। कोई नया ऑर्गेनिज तब तक नहीं बनेगा जब तक कि आप पुराने ऑर्गेनिज से कुछ लेके ना आओ, ठीक है। तो समझ रहे हैं ना आपकी रिप्रोडक्शन क्या प्रोसेस होती है। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज से नए ऑर्गेनिज से निर्माण होता है, नए ऑर्गेनिज का सिंथेसिस होती है। अब बेसिकली जो हमारे पास रिप्रोडक्शन होता है, इसको अगर हम देखेंगे तो यहां पे बनने वाला जो ऑर्गेनिज्म होता है, ये ऑर्गेनिज्म ऐसा ही होगा जैसे उसका पेरेंट था। किस किस चीज में उसके जैसा होगा, एनाटॉमी में पेरेंट के जैसा दिखाई देगा, मॉर्फोलॉजी में पेरेंट के जैसा दिखाई देगा, फिजियोलॉजी में पेरेंट के जैसा दिखाई देगा, एंड रिप्रोडक्शन के अंदर भी पेरेंट के जैसा ही दिखाई देगा, ठीक है। अब यही जो चीज है वो यूनिक फीचर थोड़ा सा बन जाती है। और इस चीज में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ह्यूमन के यहाँ पे हमेशा ह्यूमन पैदा होगा, डॉग के यहाँ पे हमेशा डॉग पैदा होगा। आप कभी नहीं सुनेंगे बधाई हो आपके घर पे घोड़ा पैदा हुआ, बधाई हो आपके यहाँ बंदर पैदा हुआ है, नहीं सुनेंगे। आप यही सुनेंगे बधाई हो आपके यहाँ लड़का हुआ है, लड़की हुई है। अब ये बेसिकली लड़का लड़की तो सेक्स की तरफ हम लोग चले गए, जेंडर की तरफ चले गए, लेकिन है क्या वो ह्यूमन। तो डॉग के यहाँ पे डॉग होगा, ह्यूमन के यहाँ पे ह्यूमन होगा। इस चीज को डिफाइन किया जाता है हमारे पास में सेल्स में प्रेजेंट जेनेटिक मटेरियल के द्वारा, ठीक है। वहां हम लोग नहीं जाएंगे। तो आप इतना ये समझ लीजिए कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज से उसकी प्रोजेनी का निर्माण होता है, जिसके अंदर वही फीचर्स होंगे जो पेरेंट के अंदर प्रेजेंट है। अगर पेरेंट एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो वो भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। अगर पेरेंट आम का पेड़ है तो वो जो हमारी ऑफस्प्रिंग बनेगी वो भी आम का पेड़ ही बनेगी। ऐसा नहीं है उससे बनने वाली ऑफस्प्रिंग पे अमरूद लग जाएंगे, लगेंगे आम ही, ठीक है। अगर पेरेंट हमारा ओशियन में रहता है तो ऑफस्प्रिंग भी ओशियन में ही रहेगी। अगर पेरेंट टेरेस्ट्रियल है तो ऑफस्प्रिंग भी टेरेस्ट्रियल ही होगी। तो जैसा पेरेंट है वैसा ही हमारा ऑफस्प्रिंग होगा। वो एक अलग बात है कि मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन अलग हो सकता है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे, हम बता रहे हैं प्रॉपर्टी को। तो बस इतना समझिए कि रिप्रोडक्शन हमारा एक प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेक्सुअली और एसेक्सुअली कैसे भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत सही है, समझ में आता है, लेकिन एक चीज आती है यूनिसेल्युलर का केस। अब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रिप्रोडक्शन है और जो ग्रोथ है वो दोनों एक साथ चलती है। कैसे एक साथ चलती हैं मैं आपको बता देता हूं। देखिए जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, उन्हीं के अंदर जब भी आपका मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो चाहे वो एसेक्सुअल हो चाहे वो सेक्सुअल हो, उनके अंदर एक चीज होगी, वो होगा जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड करेगी, डॉटर सेल्स को बनाएगी, ठीक है। तो जो पेरेंट सेल है उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी यहाँ पे। अब यही चीज हमें देखने को मिलती है ग्रोथ के अंदर कि हमारे पास जो सेल है वो डिवाइड करेगी, सेल्स के नंबर को बढ़ाती है। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों एक साथ काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में, अगर मैं आपको समझाऊं कि मेरे पास ये अमीबा है, ठीक है, एक यूनिसेल्युलर एंटिटी है अमीबा, ठीक है। इस अमीबा के अंदर रिप्रोडक्शन हुआ, तो अमीबा में जब रिप्रोडक्शन हुआ तो रिप्रोडक्शन किस प्रकार से हुआ अमीबा के अंदर, देखिए आप यहां पर इसके अंदर दो अमीबा यहां बन गए। दो अमीबा जब इसने बनाया तो यहां पे हम इसने किया ए माइटोसिस, मतलब सेल डिवीजन किया इसने। और जब ये जो सेल डिवीजन इसने किया ए माइटोसिस, तो इसकी वजह से यहाँ पे दो अमीबा बन गए। तो यहाँ पे जब ये सेल डिवीजन करता है तो सेल डिवीजन कॉन्सेप्ट तो अप्लाई कर रहे थे हम लोग ग्रोथ के अंदर, तो जब ये सेल डिवीजन करता है तभी रिप्रोडक्शन होता है। इसलिए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ग्रोथ है जो सेल डिवीजन है वो एक जैसे हो जाते हैं, ठीक है। अब एक ध्यान देने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखिए
ठीक है, कि हमारे पास में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो रिप्रोड्यूस करते ही नहीं है। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो स्टेराइल हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो म्यूल्स हैं ये रिप्रोड्यूस नहीं करते, जो वर्कर बीज हैं ये रिप्रोड्यूस नहीं करती। ठीक है, जो इनफर्टाइल ह्यूमन कपल हैं ये रिप्रोड्यूस नहीं करते। अगर ये रिप्रोड्यूस नहीं करते तो इसका मतलब क्या है कि ये लिविंग नहीं है, ये लिविंग है। अब इसी की वजह से जो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं या जो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं दोनों ही आपके लिविंग हो जाते हैं, तो उनका ये जो कंडीशन है बेसिकली ये आपका अनडिफाइंड हो जाता है। आज का लेक्चर हम लोग करते हैं यही खत्म, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।